हेलो स्टूडेंट्स, मैं कैलाश जंगीर 12th प्लस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज जो ए पार्ट को कवर करते हैं। इससे पहले सुनील सर का अपने एक वीडियो आ रखा है जो यहाँ पर बेल आइकन पर दिख जाएगा। वो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो ज़रूर देखें। और जो आप सुनील सर ने भी पार्ट ए के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं भी आज आपको पार्ट ए के पीवाईक्यूज क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अपन क्वेश्चन करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गामा फलन का द्विगुणन सूत्र लिखो। राइट डुप्लीकेशन फॉर्मूला ऑफ गामा फंक्शन। क्या है कि गामा फंक्शन का डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। तो गामा का डुप्लीकेशन फॉर्मूला होता है गामा ऑफ m प्लस 1/2, गामा ऑफ 1m प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर द रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा ऑफ 2m वेयर m बिलोंग्स टू z। ये है अपने पास गामा फलन का द्विगुणन सूत्र। क्या है? गामा ऑफ m प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा ऑफ 2m वेयर m बिलोंग्स टू z, जहाँ पर m किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को बिलोंग करता है। ठीक है ना। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि गामा तथा बीटा फलन में संबंध लिखो। राइट रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन, कि गामा और बीटा फंक्शन के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो देखिए गामा और बीटा फंक्शन के अंदर क्या रिलेशन होता है। गामा और बीटा के फंक्शन के अंदर रिलेशन होता है गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू होता है बीटा ऑफ mn। ये क्या होता है आपके पास? ये होता है गामा और बीटा फंक्शन में आपका रिलेशन होता है। क्या होता है? गामा और बीटा फंक्शन के अंदर रिलेशन होता है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन सेकंड कर लिया। अब अपन क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने पास है कि डिफाइन पेडल इक्वेशन, पदिक समीकरण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपने पास कि पेडल इक्वेशन को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो देखिए पेडल इक्वेशन को डिफाइन करने से पहले अपन एक डायग्राम पर बात करते हैं। तो डायग्राम क्या है? ये अपने पास इनिशियल लाइन है x और o, और यहाँ पे सपोज दैट एक अपने पास क्या है? कर्व है। क्या है? अपने पास कर्व है और इस कर्व पे अपन क्या लेते हैं? एक पॉइंट P ले लेते हैं। ठीक है, ये है कर्व पर पॉइंट P। और ये P, ये जो लाइन है, ये लाइन x एक्सिस के साथ में यहाँ इनिशियल लाइन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? थीटा डिग्री का कोण बनाती है। तो P के पोलर कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r और थीटा। P के पोलर कोऑर्डिनेट हो गए r और थीटा। और फिर यहाँ से अपन क्या कर देंगे? यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। किस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? इस r इज इक्वल टू एफ थीटा। अपने पास क्या है? r इज इक्वल टू एफ थीटा कर्व दे रखा है। क्या दे रखा है? r इज इक्वल टू एफ थीटा। ठीक है, r इज इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा है? एफ थीटा अपने पास कर्व दे रखा है। इस पर क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। देखो एक बार वापस बनाता हूँ मैं फिगर। यहाँ से सपोज दैट ये आपके पास क्या है? फिगर है। तो यहाँ से ये इसको टच करता है, ये आपका पॉइंट है P। और यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो ये टेंजेंट कहाँ कट करेगी? इसको यहाँ पे सपोज दैट कट करेगी। तो यहाँ से इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। तो ये है, ये अपना कौन है? फाई एंगल होता है। और ये एंगल होता है, ये भी कितना हो जाएगा? फाई। और ये अपना एंगल हो जाएगा साई। क्या हो जाएगा? साई। और ये अपना क्या है? कर्व। कौन सा कर्व है? r इज इक्वल टू एफ थीटा। ये अपने r इज इक्वल टू एफ थीटा अपने पास कर्व है। और ये थीटा क्या है? इसका एंगल है। किसका? इस लाइन का। और ये अपने पास साई एंगल है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे? यहाँ से एक क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस टेंजेंट के ऊपर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ? O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। क्या करता हूँ? परपेंडिकुलर ड्रॉ।
और इस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको मैं नाम दे देता हूँ m, और इस परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है, जो इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस है वो क्या है p, और इस p और r के मध्य, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस p और इस r के मध्य जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को अपन क्या कहते हैं, इस रिलेशन को अपन कहते हैं पेडल इक्वेशन। तो लिख देते हैं कि किसी वक्र r इज इक्वल टू एफ थीटा के लिए, किसके लिए, r इज इक्वल टू एफ थीटा के लिए, किसी वक्र r इज इक्वल टू एफ थीटा के लिए p तथा r में संबंध, p तथा r में संबंध को क्या कहते हैं, r में संबंध को पदिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पदिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा कि फॉर एनी कर्व r इज इक्वल टू एफ थीटा, क्या हो जाएगा, फॉर एनी कर्व r इज इक्वल टू, फॉर एनी कर्व r इज इक्वल टू एफ थीटा, रिलेशन बिटवीन p and r, between p and r is called पेडल इक्वेशन। ठीक है, जो ये अपना कर्व r इज इक्वल टू एफ थीटा है, इसमें जो p है, p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और r के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को ये अपन क्या कहते हैं, पदिक समीकरण या पेडल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास कि डिफाइन इरोटेशनल वेक्टर। क्या करना है, अघूर्णीय सदिश को क्या करना, परिभाषित करना है। किसको परिभाषित करना है, अघूर्णीय सदिश को परिभाषित करना है। ठीक है, तो अघूर्णीय सदिश अपने पास क्या होता है, इरोटेशनल वेक्टर, ये होता है फॉर एनी, किसी सदिश फलन f के लिए, किसी सदिश फलन, सपोज दैट अपने पास क्या है, सदिश फलन f का कर्ल, क्या, f का कर्ल किसी सदिश क्या f के लिए, किसी सदिश फलन क्या, सदिश फलन f के लिए अगर कर्ल ऑफ f की वैल्यू 0 हो जाए, कर्ल ऑफ f मतलब कर्ल ऑफ f यहाँ किसकी, ये डेल्टा क्रॉस f की वैल्यू क्या हो जाए, अगर 0 हो जाए, क्या, डेल्टा क्रॉस f की वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो इस सदिश फलन को क्या कहते हैं, इरोटेशनल वेक्टर या अघूर्णीय सदिश कहते हैं। किसी सदिश फलन f के लिए अगर कर्ल f या डेल्टा क्रॉस f की वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो इस f को सदिश फलन को क्या कहते हैं, तब इस सदिश फलन को, इस सदिश फलन f को सदिश फलन f को क्या कहते हैं, अघूर्णीय सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, अघूर्णीय सदिश कहते हैं। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, अब इंग्लिश में लिखना है तो क्या है, कर्ल f या डेल ऑफ f, अगर फॉर एनी वेक्टर फंक्शन, f, फॉर एनी वेक्टर फंक्शन, किसके लिए, वेक्टर फंक्शन f के लिए क्या हो जाए, अगर कर्ल ऑफ f, किसका,
अगर वेक्टर फंक्शन के लिए अगर ये सेम कर्ल ऑफ एफ यहाँ डेल क्रॉस एफ इजिकल टू अगर 0 हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, इरोटेशनल वेक्टर कहते हैं। तो उस एफ को एफ इज कॉल्ड देन एफ इज कॉल्ड इरोटेशनल वेक्टर। ठीक है, तो अब जैसे एक सदिश फलन f है और f का कर्ल यहाँ डेल क्रॉस f की वैल्यू 0 होने पर ये f होता है ना, ये सदिश फलन, इसको ही अपन क्या कहते हैं, इरोटेशनल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब अपन लेते हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है अपने पास, गॉस के अपसरण का प्रमेय का कथन लिखिए। किसका, डिफाइन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और ओनली स्टेटमेंट आपको क्या करना है, बताना है। अगर स्टेटमेंट के साथ आप अगर इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अगर प्रूफ देखना चाहते हो, या फिर आप इस प्रकार के जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इनसे संबंधित अगर विस्तार में व्याख्या चाहते हो या विस्तार में अपन आप पढ़ना चाहते हो, तो हमारे 12+ ऐप पर आप जाकर वहाँ से पेड कोर्स में ओनली 599 रुपीज़ में इस पूरी लेक्चर्स को फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और साथ में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सभी प्रकार के कोर्सेज ओनली 599 रुपीज़ में पढ़ सकते हो। तो आज ही हमारे 12+ ऐप को विजिट कीजिए और वहाँ से आप इस प्रकार के बहुत ही क्वालिटी लेक्चर, क्वालिटी एजुकेशन के साथ आप देख सकते हो। तो देखिए अपना अगला लेक्चर क्वेश्चन है, गॉस की अपसरण प्रमेय का कथन लिखिए। तो गॉस की अपसरण प्रमेय का कथन है, तो अपन लिखते हैं कथन यहाँ स्टेटमेंट, अपना स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कहता है कि स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी सदिश फलन f का बंध क्षेत्र की सीमित रेखा, बंध क्षेत्र क्या, सदिश फलन f का बंध क्षेत्र की सीमक मतलब होती है सीमा, बाउंड्री सीमक रेखा पर अभिलंब पृष्ठ समाकलन, क्या, अभिलंब पृष्ठ समाकलन, सीमक रेखा पर अभिलंब पृष्ठ समाकलन पृष्ठ समाकलन डाइवर्जेंस ऑफ f, किसके, डाइवर्जेंस ऑफ f के, डाइवर्जेंस ऑफ f का उस डाइवर्जेंस ऑफ f का उस पृष्ठ पर आयतन समाकलन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डाइवर्जेंस ऑफ f का आयतन समाकलन उस पृष्ठ पर, डाइवर्जेंस ऑफ f का उस पृष्ठ पर आयतन समाकलन के बराबर होता है, समाकलन के बराबर होता है। अब देखो ये क्या है, ये एक थ्योरम है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, ये डाइवर्जेंस का गॉस थ्योरम है, गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम है। ये अपने पास कोई अगर इंटीग्रेशन है, उस इंटीग्रेशन वो सरफेस इंटीग्रेशन है, और सरफेस इंटीग्रेशन को अपन अगर वॉल्यूम इंटीग्रेशन में अपने को कन्वर्ट करना है, किसको, सरफेस इंटीग्रेशन को, पृष्ठ समाकलन को अगर आयतन समाकलन में कन्वर्ट करना है, तो अपन किसका यूज करते हैं, गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम का उपयोग करते हैं। अब इसकी क्या है अपने, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, तो डबल समाकलन यहाँ सरफेस इंटीग्रल ऑफ एट एस ऑफ एफ इंटू डी एस क्या हो जाएगा, एफ एन
एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डॉट डी वी। ठीक है, ये हो जाएगा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, ये होता है डाइवर्जेंस का थ्योरम। डाइवर्जेंस का थ्योरम होता है गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इस प्रकार लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एनवेलप को परिभाषित करो। क्या है आपके पास, एनवेलप को परिभाषित करो। अब देखिए एनवेलप की परिभाषा देखो, क्या एनवेलप, ठीक है, एनवेलप की परिभाषा क्या होती है, एनवेलप एक वक्र होता है। क्या होता है, एनवेलप एक क्या होता है, वक्र होता है। वो वक्र कैसा होता है, वो एक अपने पास वक्र कुल की फैमिली होती है। उस वक्र कुल की फैमिली के प्रत्येक कर्व को, भाई फैमिली है इसका मतलब बहुत सारे कर्व है अपने पास, तो एक ऐसा कर्व जो वक्र कुल की फैमिली में जो वक्र है उस प्रत्येक वक्र को क्या करता है, टच करता है, या फिर जो वक्र कुल की फैमिली है उसका उसके ये जो वक्र है या स्वयं क्या करता है, वक्र कुल के फैमिली द्वारा प्रत्येक बिंदु पर क्या करे किया जाता है, स्पर्श किया जाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा, परिभाषा है कि वह वक्र जो वक्र कुल मतलब होती है फैमिली ऑफ कर्व्स, जो वह वक्र जो वक्र कुल मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, वह वक्र जो वक्र कुल की फैमिली, जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है। वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है, सदस्य को स्पर्श करता है, या तथा स्वयं प्रत्येक बिंदु पर वक्र कुल के सदस्यों द्वारा स्पर्श किया जाता है। इस सदस्यों द्वारा स्पर्श किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम एनवेलप कहते हैं। तो उसे एनवेलप कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एनवेलप कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये एनवेलप की डेफिनेशन होगी कि वो वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है तथा स्वयं प्रत्येक बिंदु पर वक्र कुल के सदस्यों द्वारा स्पर्श किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोक्स की प्रमेय का कथन लिखिए। क्या है, स्टोक्स की प्रमेय का कथन लिखिए। तो देखिए कथन में क्या है, कथन या स्टेटमेंट कहता है कि किसी बंद वक्र, क्या है, किसी बंद वक्र C पर सदिश फलन किसका, सदिश फलन f का, किसी बंद वक्र C पर सदिश फलन f का कार्य का समाकलन
रेखा समाकलन परिसीमा वक्र द्वारा घिरे पृष्ठ, परिसीमा वक्र द्वारा घिरे गए पृष्ठ, घिरे पृष्ठ पर कर्ल एफ, क्या कर्ल एफ, ये क्या है, पहले तो है किसी बंद वक्र सी पर सदिश फलन एफ का सिर्फ क्या है, रेखा समाकलन, कि बंद वक्र पर सदिश का सिर्फ रेखा समाकलन है। और फिर कह रहा है कि परिसीमा वक्र द्वारा घिरे पृष्ठ पर कर्ल एफ, किसका, कर्ल एफ का पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है, के बराबर होता है। मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला लाइन इंटीग्रल है किस पर, सी पर इस सदिश एफ का लाइन इंटीग्रल और कर्ल एफ का सरफेस इंटीग्रल, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इस स्टोक्स का जो थ्योरम है इसका यूज़ कहाँ करते हैं अपन, अगर कहीं लाइन इंटीग्रल को अगर सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, किसको, अगर लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो अपन किसका यूज़ करते हैं, स्टोक्स थ्योरम का, जो क्या करता है, लाइन इंटीग्रल को, रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पे है कि जो सदिश फलन एफ है अपना, जो क्या है वेक्टर फंक्शन एफ है, उसका रेखा समाकलन लाइन इंटीग्रल है, उसको ये किस में कन्वर्ट, कर्ल ऑफ एफ का क्या बन जाता है, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है उसको। ठीक है, इस प्रकार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिर्यक अनंत स्पर्शी को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ऑब्लिक एसिम्प्टोट, किसको डिफाइन करना है, डिफाइन ऑब्लिक एसिम्प्टोट या फिर तिर्यक अनंत स्पर्शी को परिभाषित कीजिए। तो देखिए तिर्यक अनंत स्पर्शी क्या है अपने पास, तिर्यक अनंत स्पर्शी क्या है अपने पास, तिर्यक अनंत स्पर्शी। तो देखिए तिर्यक अनंत स्पर्शी की परिभाषा क्या होती है कि यदि कोई अनंत स्पर्शी, क्या, यदि कोई अनंत स्पर्शी होती है, वो अगर अक्षों के समांतर, अक्ष मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अक्ष मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, यदि कोई अनंत स्पर्शी अक्षों के समांतर नहीं होती है, अक्षों के क्या नहीं होती है, समांतर नहीं होती है, तो उसको कहते हैं अपन तिर्यक, समांतर नहीं होती है तो उसे तिर्यक अनंत स्पर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तिर्यक अनंत स्पर्शी। ठीक है, इस प्रकार इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश में हो जाएगा इफ एनी एसिम्प्टोट, क्या, इफ एनी एसिम्प्टोट if any asymptote is not parallel to axis, is not parallel to axis, अगर वो एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो उसको अपन क्या कह देंगे, उसको अपन कह देंगे पैरेलल टू एक्सिस, तो उसको अपन कह देंगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट। इफ एनी एसिम्प्टोट इज नॉट पैरेलल टू एक्सिस देन इट इज कॉल्ड ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रज को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इवोल्यूट्स, क्या है, केंद्रज को परिभाषित कीजिए। तो देखिए केंद्रज क्या होता है कि अपने पास कोई वक्र है, किसी वक्र, इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी वक्र के वक्रता केंद्र, किसके, किसी वक्र के वक्रता केंद्र का बिंदुपथ, वक्रता केंद्र का
बिंदु पथ किसी वक्र के वक्रता केंद्र का बिंदु पथ केंद्रज कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंदु पथ केंद्रज कहलाता है। क्या? अगर किसी वक्र के वक्रता केंद्र का बिंदु पथ क्या करेगा? एक वक्र बनाएगा और उसी को अपन कहते हैं केंद्रज। क्या होता है कि किसी वक्र के वक्रता केंद्र का बिंदु पथ केंद्रज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र लिखो। राइट फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या करना आपने को? रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए क्या डिफाइन करना है? फॉर्मूला डिफाइन करना है। तो फॉर्मूला देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू, इसको रो लिखते हैं, रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन वाई का डबल डिफरेंशिएशन मतलब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किए? 10 पार्ट ए के इम्पोर्टेंट PYQs किए। ठीक है, इसी प्रकार हमने जूलॉजी और फिजिक्स के अभी तक क्या हो गए? फर्स्ट सेमेस्टर के 2 पेपर हुए, जूलॉजी और फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स के। उन दोनों में हमारे जो हमने PYQs करवाए थे उनमें से 90% क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम पेपर के अंदर आए। फर्स्ट सेमेस्टर के BSc फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम पेपर में एज इट इज 90% तक के क्वेश्चन आए। तो आप इस प्रकार के इंपॉर्टेंट PYQs को मत छोड़िए। और इस प्रकार से हम बी पार्ट को भी सॉल्व करवाने वाले हैं, क्योंकि सी पार्ट तो अब सेमेस्टर सिस्टम में हट चुका है। इसीलिए अपन बी पार्ट को भी हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व करवाने वाले हैं। तो उसको भी देखिए, और इससे पहले एक सुनील सर का और वीडियो आ रखा है पार्ट ए पर, उसको भी देखिए। बने रहिए 12+ के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।